हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसको शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। मैं आपकी दोस्त गुड्डी आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है जुनून। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें एक बच्चा अपने पूरी मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है। एक गांव है हराजपुर। ये कहानी उसी गांव की है जो कि जिला औरैया में पड़ता है। एक छोटा सा गांव है, लगता है फफूंद रेलवे स्टेशन के निकट 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जो पड़ता है। गांव में एक परिवार रहता है। परिवार शुक्ला जी का है। पूरा नाम परशुराम शुक्ला। सामान्य परंतु संस्कारी। सभी परिवार के लोग कुलीन किंतु सौम्य एवं शांत प्रवृत्ति के। कोई छल कपट नहीं। गांव में अक्सर लोग प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:30 से 5:30 बजे उठ जाते हैं। पक्षियों के कलरव से सारा वातावरण सुखमय व आनंदमय हो जाता है। सभी ग्रामीणों के चेहरे पे खुशी झलकती है। सभी ग्रामीण परिवेश के लोग दैनिक कार्यों को लगभग प्रातःकाल ही पूर्ण कर लेते हैं। अपने शुक्ला जी को ही लीजिए, चाहे रात्रि के 12 बजे सोएं किंतु भोर ही उठ जाते हैं। दैनिक कार्यों की निवृत्ति के लिए खेत पर जाना वे पसंद करते हैं। डिजिटल भारत के ज़माने में भी उनकी ये आदत अभी तक बदली नहीं है। दातुन करेंगे, वो भी नीम की, फिर पास की बावड़ी के पास जाकर स्नान करेंगे, लेकिन उसके पहले मालिश करेंगे सरसों के तेल की, वो भी संपूर्ण शरीर में। इसके पश्चात भगवान का राम नाम लेकर पूजा अर्चना करने के बाद ही मुंह में निवाला डालते हैं। ये उनकी दैनिक क्रिया है। इस कार्य में उनको किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। परशुराम शुक्ला के परिवार में उनके वृद्ध बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, जो कि उनके साथ ही रहते हैं। माता पिता के अतिरिक्त उनकी धर्मपत्नी राधा व 2 उनके बच्चे, एक पुत्र है व एक पुत्री भी। छोटा परिवार पर सुखी परिवार। सभी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छोटा परिवार किंतु सुखी परिवार है। सभी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी पत्नी सुंदर व सुशील है व आज्ञाकारी भी। जैसा उनके प्राणनाथ चाहते थे वैसा ही करती थी। उतने ही आज्ञाकारी उनकी संतान भी थी। परशुराम जी ने कथा वाचते थे तथा मंदिर में पुजारी थे। उनकी मासिक आमदनी तो निश्चित थी मंदिर से, किंतु उनका कथा वाचने से तथा भक्त गणों की कृपा से दान दक्षिणा से अपना गुजारा कर लिया करते थे। कुल मिलाकर अच्छे से गाड़ी चल रही थी। शुक्ला जी के बच्चों में जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया था। पुत्र देव ने इंटर पास कर लिया था। अच्छे अंक लाकर वो पूरे गांव का नाम रोशन किया था। बेटी हाई स्कूल में इस साल गई थी। देव आगे पढ़ना चाहता था, किंतु पिताजी चाहते थे कि वो अपने पुरखों का व्यवसाय चुने। इसी बात को लेकर खटपट हो जाती थी। कभी कभार माताजी भी यही चाहती थी कि लड़का बड़ा अफसर बने। शुक्ला जी ने काफी विचार विमर्श करने के पश्चात तय किया कि लड़के को आगे पढ़ाया जाए, किंतु समस्या थी दूसरे शहर भेजने की और आर्थिक स्थिति की भी। माँ बाबूजी से चर्चा करने के बाद ये राय बनी कि बचुआ को पढ़ाया जाए।
सो उन्होंने अपनी जमा पूंजी से रुपया निकाल कर बच्चे को अपनी बहन के पास आगरा भेज दिया और वहां भेज दिया। बहन से सारी बात भाई साहब ने बता दी थी कि छोरा आगे पढ़ना चाहता है, तो बहन ने भी भाई की बात का मान रखते हुए हामी भर दी। बहन की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, सो उन्होंने भी भतीजे को बुला लिया और अपने शहर आगरा कहा, आ जाओ बेटा और अपने सपने पूरे करो। माँ पिताजी ने सारी हिदायतें देते हुए उसे आगरा जाने की इजाज़त दी। पिताजी स्वयं तैयार हुए स्टेशन छोड़ने के लिए। माताजी काफ़ी सामान बांधकर, जैसे लड्डू, दालें, चावल आदि सामान अपने बेटे के हाथों नंद को भिजवा दिया। दादा दादी का आशीर्वाद लेकर वो रेलगाड़ी पर चढ़ गया। स्लीपर क्लास के डब्बे में बैठ गया। गाड़ी ने हॉर्न मारा और चल दी। पिताजी ने नम आंखों से बेटे को अपने से दूर जाते देखा, लेकिन बेटे के सपने जो पूरे करने थे, सो पिता ने भी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और घर लौट आए। माँ भी घर पर उदास थी। पूरे घर वालों ने उस दिन खाना न खाया। गले से नीचे निवाला ही नहीं उतरा। देव ट्रेन में सपने देखते देखते सो जाता है। सुबह अचानक उसकी आंख यात्रियों की खटर पटर से खुल जाती है। देव की उम्र का एक लड़का सामने जो बैठा है उतरता है। कहता है, भाई उतरना नहीं है क्या? ये आखिरी स्टेशन है, कहीं और जाना है क्या? वो देव को देखता है। देव कहता है, कौन सा स्टेशन है भाई? वो कहता है, आगरा कैंट है भाई, यहाँ का पेठा ताजमहल यहीं का तो प्रसिद्ध है। देव कहता है, हाँ भाई यहीं तो उतरना है। तो कहता है, उतरो। बातों बातों में दोस्ती हो जाती है। लड़का कहता है, कहाँ जाना है? कहता है, लोहा मंडी। अच्छा मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ साथ चलते हैं। दोनों बाहर निकलकर ऑटो पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी अपनी मंजिल। देव अपनी बुआ के घर पहुंच जाता है। बुआ बड़ी खुश होती है अपने भतीजे को देखकर, खूब खातिरदारी करती हैं। देव सबको प्रणाम करता है और चरण स्पर्श भी करता है। सभी परिवारजन खुश होते हैं तथा देव भी वहाँ के वातावरण से बहुत खुश होता है तथा सबके बताए गए कार्य को मन लगाकर कर देता था। बुआ जी फूफा जी से कहकर देव का दाखिला सरकारी विद्यालय में करा देती हैं, जिससे भतीजा पढ़ सके। विद्यालय में उसकी मुलाकात उसी मित्र से होती है जो ट्रेन में मिला था। दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, किंतु थे दोनों मेहनती, सो जी जान से मेहनत करते हैं। समय किसी के बस में नहीं होता, वह कब पंख लगा के उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। पर सपने देखना और सपनों को पूरा करना अलग अलग बातें हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। देव हमेशा जब समय मिलता पढ़ता लिखता रहता था। इस तरह 3 साल गुजर गए और उसने बीए फाइनल कर लिया और लगभग 80% अंक भी हासिल कर लिए। फूफा जी ने उसकी लगन देखकर बैंक एसएससी का फॉर्म भी डलवा दिया। संयोगवश उसका सिलेक्शन भी हो गया और वो बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत हो गया। देव की पोस्टिंग हुई लखनऊ। चूंकि वो ज़्यादा घूमा तो था नहीं, सो हवा पानी शहर का पता न था। पिता को जब पता चला कि पुत्र को नौकरी मिल गई है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव भर में मिठाई बांटी। लखनऊ में आकर उसने कमरा लिया और वहीं से नौकरी करने अपने कार्यस्थल तक जाने लगा। देव की नौकरी के बाद भी संतुष्ट नहीं मिली, क्योंकि दिल में तो खलबली मची थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरे सपने पूरे हो जाएं। दिन रात बस यही सोचता रहता कि कैसे मैं अधिकारी बनूंगा। देव की आर्थिक स्थिति अब सुधर गई थी। घर पर भी माँ को पैसे भिजवाने लगा था। उसकी बहन ने भी इंटर कर लिया था, सो उसकी बहन देवीना भी लखनऊ आ गई। अब भाई बहन दोनों ही तैयारी करने लगे। देवीना ने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। देव ने कोचिंग ज्वाइन कर ली और तैयारी में जुट गया। दोनों लोग पढ़ने लगे तथा मंजिल पाने की तलाश में जुट गए। अब्दुल कलाम के शब्दों में सपने वो नहीं होते जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। देव का भी कुछ यही हाल था। न खाने की चिंता,
न कहीं जाने का होश। बस नौकरी से आने के बाद पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, यही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही थी, सो उसने परीक्षा की तैयारी अपनी तरह से पूर्ण कर ली थी और परीक्षा भी दी। बहन ने भी धीरे धीरे बीए पूरा कर लिया तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। देव की परीक्षा का रिजल्ट आ गया, किंतु वो मायूस हो गया। उसका उत्तीर्ण होने की लिस्ट में नाम न था। वह धीरे धीरे निराश होता चला गया। दोस्तों ने उसको उसको गम भुलाने के लिए सिगरेट आदि की लत लगवा दी, सो उसका मन भटकाव की तरफ बढ़ने लगा। देवीना के लिए भी अब अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। देवीना ने पिताजी भी लखनऊ आए और पिताजी ने अवस्थी खानदान में उच्च अधिकारी पद पर कार्यरत लड़के से देवीना का विवाह कर दिया। देव भी अधिकारी पद पर धीरे धीरे अपने को आसीन पाने लगा और देव की स्थिति अब थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी थी, सो वो अपना मन लगाने गया था। कुछ दिनों पश्चात उसका भी उच्च कुलीन कन्या से विवाह संपन्न हो गया। गांव में शुक्ला जी अब सीना चौड़ा करके चलते हैं और कहते हैं, मेरे देव का ही जुनून था कुछ कर गुजरने का, नहीं तो वो सारी उम्र यूं ही मेरी तरह गांव में बड़िताई करता रहता। आज मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरा बेटा लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। भगवान उसको सच्चाई के मार्ग पे सदैव आगे बढ़ाए तथा मैं उसका पथ प्रदर्शक बना रहूं। जुनून इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कोई भी आर्थिक बाधा उसकी राह में बाधा नहीं आ सकती। यही होता है इंसान का जुनून। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसको शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। मैं आपकी दोस्त गुड्डी आपके समक्ष